एनसीईआरटी मंथन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की परतें खोल रहे हैं। नमस्कार। पिछली कुछ कड़ियों में हमने भारत पर हुए अरबी और फिर तुर्की आक्रमणों को समझा था, खासकर महमूद गजनवी के अभियान। जी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे शासक पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने, कहना चाहिए कि भारत के इतिहास की धारा को एक निर्णायक मोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, आज बात होगी मोहम्मद गौरी के उदय की, उसके भारत पर अभियानों की और सबसे जरूरी, भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी इसकी। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ कहानी सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि परीक्षाओं के लिहाज से भी आप जानते हैं बहुत अहम है। हाँ, ये तो है। हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों मतलब फैक्ट्स जो सीधे सीधे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं और विश्लेषणात्मक पहलू जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के लिए जरूरी हैं, दोनों को अच्छी तरह कवर करें। कोई भी जरूरी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, और हमारा अंदाज वही रहेगा, कहानी की तरह समझेंगे ताकि मुश्किल बातें भी आसानी से याद रह जाएं। जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं गौरियों की पृष्ठभूमि से। आखिर ये गौरी थे कौन और कहाँ से इनका उदय हुआ? देखिए, गौरी जो थे वो मध्य अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके गौर से उभरने वाला एक वंश था, ताजिक या फारसी मूल का। अच्छा, ताजिक या फारसी, तुर्क नहीं? नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। ये तुर्क नहीं थे जैसे गजनवी थे। ये सुन्नी मुसलमान थे और इनका वंश शंशबानी कहलाता था। दिलचस्प बात यह है कि खुद को प्राचीन फारसी राजाओं का वंशज मानते थे, ऐसा दावा करते थे। शुरू में तो इनकी हैसियत आप कह सकते हैं गजनवी शासकों और फिर सेल्जुक तुर्कों के अधीन जागीरदार या सामंतों जैसी ही थी। तो फिर इनका दबदबा बढ़ा कैसे? इनका असली दबदबा बढ़ना शुरू हुआ अलाउद्दीन हुसैन के समय में। उनका शासनकाल था लगभग 1149 से 1161 ईस्वी तक। अलाउद्दीन हुसैन। हाँ, अलाउद्दीन ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी धाक जम गई। उसने 1150-51 ईस्वी के आसपास गजनी शहर पर हमला करके उसे तहस-नहस कर दिया, जला डाला। गजनी को जला दिया? वही गजनी जो महमूद गजनवी की शानदार राजधानी हुआ करती थी? जी हाँ, वही गजनी। इसी वजह से अलाउद्दीन को जहानसोज यानी दुनिया को जलाने वाला की उपाधि मिली। ये एक तरह से गजनवियों से बदला भी था और उनकी बची खुची ताकत को तोड़ने का एक बड़ा कदम भी। और फिर इस वंश में मोहम्मद गौरी का प्रवेश कैसे होता है? मतलब वो कब सामने आते हैं? अलाउद्दीन के बाद उसके भतीजों ने दो भाई थे, गियासुद्दीन मोहम्मद और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इन्होंने मिलकर सत्ता संभाली लगभग 1173 ईस्वी से। अच्छा, दो भाई। हाँ, और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम ही वो शख्स हैं जिन्हें हम इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। ये भाइयों की जोड़ी कमाल की थी। बड़े भाई गियासुद्दीन पश्चिमी इलाकों को संभालते थे, हेरात वगैरह। ठीक है। जबकि छोटे भाई मोहम्मद गोरी, जिनका जन्म 1149 ईस्वी के आसपास माना जाता है, उन्होंने पूर्व की तरफ यानी गजनी और भारत के अभियानों की कमान संभाली। 1173 में इन्होंने गजनी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। तो इनके उदय के पीछे क्या कारण थे? गजनवी कमजोर हो रहे थे और हाँ, दो बड़े कारण थे। एक तो गजनवी साम्राज्य का लगातार कमजोर होना, बिल्कुल, और दूसरा मध्य एशिया में शक्तिशाली सेल्जुक साम्राज्य का बिखरना। इससे गोरियों को फैलने का मौका मिला। अच्छा। और एक बहुत बड़ा फर्क था महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में। गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत से धन लूटना था, बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद गोरी वो सिर्फ लूटपाट नहीं चाहता था, बल्कि यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ये एक बुनियादी अंतर था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, साम्राज्य बनाने की सोच। तो 1173 में पूर्वी कमान संभालने के बाद गोरी ने भारत की ओर पहला कदम कब और कहां बढ़ाया? देखिए, कमान संभालते ही गौरी ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। पहला बड़ा हमला हुआ 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर। मुल्तान। वहां कौन थे उस समय? वहां उस समय करमाथी शासकों का राज था। करमाथी, ये कौन थे? करमाथी इस्माइली शिया समुदाय की एक शाखा थे और गौरी जैसे रूढ़िवादी सुन्नी शासक इन्हें विधर्मी मानते थे, मतलब अपने मत से अलग। समझे। गौरी ने मुल्तान जीता और फिर उसी अभियान में उच्च पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन इसके फौरन बाद ही तो उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था ना, 1178 में। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक 3 साल बाद 1178 ईस्वी में उसे एक बड़ी नाकामी झेलनी पड़ी। उसने गुजरात पर आक्रमण किया, थार रेगिस्तान के रास्ते से। रेगिस्तान के रास्ते से? मुश्किल रास्ता। बहुत मुश्किल। और नतीजा ये हुआ कि माउंट आबू के पास कायवाधरा या कसरदा नाम की जगह पर गुजरात के चालुक्य शासक
मूलराज द्वितीय या कुछ स्रोत कहते हैं भीमदेव द्वितीय और उनकी मां वीरांगना नायिका देवी ने गौरी की सेना को बुरी तरह हरा दिया। अरे वाह, नायिका देवी। तो पहली बड़ी कोशिश में ही हार मिल गई। इसका क्या असर हुआ उसकी रणनीति पर? बहुत गहरा असर हुआ। ये हार 1178 वाली एक सबक थी। गौरी समझ गया कि राजपूताना के रेगिस्तानी और मुश्किल रास्तों से भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचना खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद उसने अपनी रणनीति बदली। उसने पेशावर 1179 और फिर सियालकोट होते हुए पंजाब के मैदानी इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया। ये इलाके उसकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना के लिए ज्यादा मुफीद थे, ज्यादा अनुकूल थे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आया 1186 में, जब उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और वहां के अंतिम गजनवी शासक खुसरू मलिक को बंदी बना लिया। खुसरू मलिक को बाद में मरवा दिया गया 1191 में। तो गुजरात की हार ने उसे पंजाब का रास्ता दिखाया और लाहौर उसके लिए भारत में आगे बढ़ने का एक मजबूत अड्डा बन गया। बिल्कुल सही। लाहौर गजनी का ये रास्ता उसके लिए एक सुरक्षित सप्लाई लाइन और बेस बन गया। जहां तक उसके इरादों की बात है तो उसमें तीनों चीजें शामिल थी। आर्थिक, यानी भारत का अपार धन। हाँ, धन तो हमेशा से एक बड़ा कारण रहा। दूसरा, धार्मिक। जैसा कि दरबारी इतिहासकार लिखते हैं, जिहाद का नारा भी था, इस्लाम का प्रचार, और सबसे बढ़कर राजनीतिक, यानी एक स्थायी साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा। चलिए अब आते हैं भारतीय इतिहास की उन दो लड़ाइयों पर जिनका जिक्र बार बार होता है, तराइन की लड़ाइयाँ। ये यकीनन निर्णायक मोड़ थे। निश्चित रूप से तराइन के युद्धों ने उत्तर भारत का भविष्य तय कर दिया, एक तरह से। तो पहला युद्ध 1191 क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद गौरी ने आगे बढ़कर तबरहिंदा, यानी आज का भटिंडा, उसके किले पर कब्जा कर लिया। भटिंडा पर? हाँ, ये किला दिल्ली और अजमेर पर शासन कर रहे शक्तिशाली राजपूत राजा पृथ्वीनाथ चौहान तृतीय के राज्य की सीमा पर था। जाहिर है, ये सीधी चुनौती थी। पृथ्वीराज ने गौरी का मुकाबला करने के लिए कई राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया और तराइन, आज के हरियाणा में करनाल के पास तरावड़ी जगह है, वहां के मैदान में आमना सामना हुआ। और इस पहली लड़ाई में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय के भाले के वार से गौरी बुरी तरह घायल हो गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान की बड़ी जीत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गौरी वापस आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद गौरी उन शासकों में से नहीं था जो आसानी से हार मान ले। वो अपनी हार का बदला लेने के लिए अगले ही साल 1192 ईस्वी में पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर तैयारी के साथ वापस लौटा। ज्यादा बड़ी सेना के साथ। हाँ, कहा जाता है कि इस बार उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे, जिनमें बेहतरीन घुड़सवार तीरंदाज शामिल थे। ये उसकी मुख्य ताकत थी। और दूसरी लड़ाई तराइन की। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 एडी। इस बार गौरी ने सिर्फ सैन्य बल ही नहीं बल्कि कूटनीति और चालाकी का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, कैसे? उसने लड़ाई से पहले पृथ्वीराज को संधि वार्ता के भुलावे में रखा, ऐसा कहा जाता है, और फिर अचानक भोर में हमला कर दिया जब राजपूत सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी या शायद थोड़ी निश्चिंत थी। युद्ध के दौरान उसने अपनी सेना के एक हिस्से से भागने का नाटक करने की रणनीति अपनाई। मतलब वो पीछे हटे जैसे हार रहे हों। हाँ, ये तो चालाकी थी। हाँ, जब राजपूत सेना उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ी और थोड़ी अव्यवस्थित हो गई तो गौरी की रिजर्व सेना, जो ताजा दम थी, उसने उन पर जोरदार हमला कर दिया। ये तो कमाल की युद्ध नीति थी। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा पृथ्वीराज चौहान के लिए विनाशकारी रहा। उनकी विशाल सेना, कहा जाता है 3 लाख सैनिक और कई हाथी थे, वो पराजित हो गई। और पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? इस पर अलग अलग बातें हैं। हाँ। अलग अलग मत हैं। मिनहाज सिराज की तबकात-ए-नासिरी के अनुसार उन्हें पकड़कर मार दिया गया। कुछ लोक कथाएं और भी हैं, जैसे चंदर बरदाई की पृथ्वीराज रासो, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं ये स्पष्ट कहना मुश्किल है। और वो जयचंद वाली बात, हाँ, कि कन्नौज के राजा जयचंद ने धोखा दिया। हाँ, ये बात भी कही जाती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये बहुत पुष्ट नहीं है। इस पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कई इसे बाद की मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। ठीक है, तो इस जीत का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि अजमेर और दिल्ली, जो उस समय उत्तर भारत की सत्ता के 2 बड़े केंद्र थे, वो गौरी के नियंत्रण में आ गए।
दिल्ली पर कब्जा। हाँ, हालांकि एक दिलचस्प बात है, कुछ सिक्कों से मिले सबूत बताते हैं कि गौरी ने शायद कुछ समय के लिए पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज को अजमेर में अपने अधीन शासक के तौर पर रहने दिया था। अच्छा, ये तो नई जानकारी है। हाँ, ये न्यूमिस्मेटिक एविडेंस है। तो तराइन की दूसरी जीत के बाद तो जैसे उत्तर भारत में गौरी के लिए दरवाजे ही खुल गए। हाँ, तराइन टूल एक मील का पत्थर था बिल्कुल। इसके बाद गौरी की शक्ति बहुत तेजी से फैली। 1193 में दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत में गौरी के प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। और वहां किसे नियुक्त किया? उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे वहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। ऐबक ने अजमेर में हुए विद्रोह, जो पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने किया था, उसको भी सफलतापूर्वक दबा दिया। और फिर जयचंद का नंबर आया। हाँ, 1194 में गौरी ने एक और शक्तिशाली भारतीय शासक, कन्नौज और बनारस के गढ़वाल राजा जयचंद का सामना किया। चंदावर। आधुनिक इटावा के पास है ये जगह, वहां लड़ाई हुई। चंदावर का युद्ध। जी, इसमें जयचंद हार गया और मारा गया। इस जीत से गंगा यमुना का जो उपजाऊ दोआब क्षेत्र था, वो गौरियों के नियंत्रण में आ गया। यहां भी हसन निजामी की किताब ताजुल मुआसिर जैसे स्रोत बताते हैं कि बनारस में मंदिरों को तोड़ा गया। लगभग 1000 मंदिरों का जिक्र है। 1000 मंदिर बनारस में? ऐसा दावा स्रोत करते हैं। इसके बाद गौरी और उसके सेनापतियों ने आगे बढ़ना जारी रखा। 1195-96 में बयाना और ग्वालियर जैसे मजबूत किलों पर कब्जा किया गया। और कालिंजर, वो भी तो महत्वपूर्ण था। हाँ, 1202-3 में बुंदेलखंड में चंदेलों का मशहूर किला कालिंजर, उसे जीता गया। यहां से भारी लूट मिली। स्रोतों में 50,000 लोगों को गुलाम बनाने का भी जिक्र आता है। 50,000 गुलाम? हाँ, और यहां भी मंदिरों को मस्जिदों में बदलने की बात कही गई है। और इसी दौरान पूर्व की तरफ भी तो कोई बढ़ रहा था। बिल्कुल। गौरी का एक और महत्वाकांक्षी सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वो पूर्व की तरफ बढ़ रहा था। उसने बिहार में ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। ओह, नालंदा के बाद विक्रमशिला और ओदनपुरी का भी विनाश। ये तो ज्ञान और संस्कृति के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। बहुत बड़ी क्षति, इसमें कोई शक नहीं। इन घटनाओं ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन में एक अहम भूमिका निभाई, ऐसा माना जाता है। और फिर बंगाल? हाँ, इसके बाद बख्तियार खिलजी बंगाल पहुंचा और वहां के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को हराकर लखनौती यानी गौड़ पर कब्जा कर लिया। इस तरह गौरी का प्रभाव बंगाल तक पहुंच गया। गौरी की इन लगातार सफलताओं के पीछे क्या मुख्य कारण रहे होंगे? इतनी तेजी से इतने बड़े इलाके पर कब्जा करना आसान तो नहीं रहा होगा। हाँ, आसान बिल्कुल नहीं था। कई कारण थे। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, गौरी की सेना की बेहतर रणनीति और संगठन, खासतौर पर उनकी तेज गति वाली घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियां। हाँ, तुर्की घुड़सवार सेना मशहूर थी। जी, वो भारतीय सेनाओं, जो अक्सर हाथियों और पैदल सेना पर ज्यादा निर्भर थीं, उनके मुकाबले ज्यादा लचीली और प्रभावी साबित हुई। दूसरा, उस समय के भारतीय शासकों, खासकर राजपूतों में आपसी एकता की कमी थी। वो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे और गौरी के खिलाफ कोई एकजुट मजबूत मोर्चा नहीं बना पाए। ये तो हमेशा से कमजोरी रही है। बिल्कुल। तीसरा, मोहम्मद गौरी की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा। देखिए, तराइन की पहली हार के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोगुनी तैयारी से वापस आया। और इन विजयों के दूरगामी प्रभाव क्या हुए? ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं थी, बल्कि पूरे समाज और राजनीति को बदल रही थी, है ना? निश्चित रूप से। पहला बड़ा प्रभाव तो यह हुआ कि उत्तर भारत में राजपूतों का राजनीतिक दबदबा लगभग खत्म हो गया। दूसरा, भारत में एक नए तरह के शासन की शुरुआत हुई, जिसे हम भारत इस्लामी प्रशासन कह सकते हैं, जिसकी परिणति दिल्ली सल्तनत के रूप में हुई। हाँ, सल्तनत की शुरुआत। तीसरा, बड़ी मात्रा में धन संपदा भारत से मध्य एशिया गई। हालांकि ये भी सच है कि लंबे समय में नए शासकों के आने से व्यापार के नए रास्ते भी खुले। और जैसा हमने जिक्र किया, मंदिरों और विश्वविद्यालयों का विनाश भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। हाँ, उस पर बहस भी है कि ये धार्मिक था या राजनीतिक। जी, इस पर इतिहासकारों में लगातार बहस चलती है कि ये मुख्य रूप से धार्मिक कट्टरता का नतीजा था या फिर इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारण ज्यादा थे, यानी दुश्मन राजा की सत्ता के प्रतीकों को नष्ट करना और मंदिरों में जमा धन को लूटना। रिचर्ड ईटन जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये विनाश चयनात्मक था और अक्सर राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का एक जरिया था। इतने बड़े जीते हुए इलाके को संभालना भी तो एक चुनौती रही होगी। गौरी ने किस तरह का प्रशासन स्थापित करने की कोशिश की? हाँ, बिल्कुल चुनौती थी। गौरी का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। उसकी 2 मुख्य राजधानियां थीं,
फिरोजकोह जो गौर में थी और गजनी। 2 राजधानियां। हाँ, और भारत में जो प्रदेश जीते गए उनका प्रशासन उसने सीधे अपने हाथ में नहीं रखा। उसने अपने सबसे वफादार और काबिल तुर्क गुलाम सेनापतियों, जिन्हें मामलूक कहा जाता था, उनको सौंप दिया। ये एक तरह का विकेंद्रीकरण था। मामलूक यानी गुलाम सेनापति। ये कौन थे, मतलब इनकी क्या खासियत थी? ये वो गुलाम थे जिन्हें विशेष रूप से सैन्य और प्रशासनिक कामों के लिए खरीदा और प्रशिक्षित किया जाता था, और ये अपनी योग्यता के बल पर बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच सकते थे। गोरी की सफलता में इनका बड़ा हाथ था। जैसे कि ऐबक। बिल्कुल, जैसे दिल्ली और आसपास का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, गजनी का ताजुद्दीन यिल्दिज को, मुल्तान और सिंध का नासिरुद्दीन कुबाचा को, और बिहार बंगाल का प्रशासन बख्तियार खिलजी देख रहा था। हालांकि वो गौरी का सीधा मामलूक नहीं था, ऐबक के अधीन था। और प्रशासन चलाने के लिए कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम? हाँ, उसने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया। इक्ता एक तरह का भूमि अनुदान था जो सैन्य या प्रशासनिक सेवा के बदले अधिकारियों या सेनापतियों को दिया जाता था। सेवा के बदले जमीन? हाँ, इक्तादार को उस इलाके से राजस्व यानी टैक्स वसूलने और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मिलती थी। बदले में उसे अपनी सेना रखनी होती थी। ये इक्ता सिस्टम तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। क्या यही आगे चलकर सल्तनत की प्रशासनिक रीढ़ बना? बिल्कुल सुई, इली इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बनी। इसके अलावा आर्थिक रूप से देखें तो भारत से लूटी गई दौलत, जैसे कालिंजर से मिली भारी संपत्ति, वो गौरी के साम्राज्य को चलाने और मध्य एशिया में उसके प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए बहुत काम आई। लेकिन क्या सिर्फ लूट पर ही ध्यान था? नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लूट पर ही ध्यान था। जीते हुए इलाकों में खेती और व्यापार को बनाए रखने के प्रयास भी किए गए। आखिर प्रशासन चलाना था तो राजस्व भी चाहिए था। और सांस्कृतिक स्तर पर कुछ खास? सांस्कृतिक स्तर पर एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। गौरी ने कुछ ऐसे सिक्के जारी करवाए जो द्विभाषी थे। द्विभाषी सिक्के? हाँ, एक तरफ अरबी लिपि और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में संस्कृत। कुछ सिक्कों पर तो देवी लक्ष्मी की आकृति भी बनी हुई है। लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के मोहम्मद घौरी के? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद स्थानीय आबादी और अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने का एक व्यावहारिक प्रयास था, ताकि नए सिक्के आसानी से चलन में आ सकें। मतलब एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की गई। समझदारी भरा कदम लगता है। हाँ, इसके अलावा उसने मस्जिदें भी बनवाईं, जैसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुब मीनार परिसर में है। हाँ, ये तो मशहूर है। लेकिन ये भी दर्ज है कि इन मस्जिदों के निर्माण में अक्सर पहले से मौजूद मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली की जामी मस्जिद के बारे में तो कहा जाता है कि वो 27 ध्वस्त हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनी थी। आपने मंदिरों को तोड़ने और उनकी सामग्री इस्तेमाल करने का जिक्र किया। क्या ये धार्मिक असहिष्णुता का खुला प्रदर्शन था? फारसी स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है। समकालीन फारसी इतिहासकारों जैसे हसन मिजामी की ताजुल मासिर या मिनहाजुस सिराज की तबकाते नासिरी, इनके वृत्तांतों में धार्मिक असहिष्णुता और बल प्रयोग के काफी उदाहरण मिलते हैं। वो क्या लिखते हैं? वे अक्सर गर्व से बताते हैं कि कैसे काफिरों को हराया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाई गईं। दिल्ली, अजमेर, बनारस, कालिंजर, मेरठ, कोल, अलीगढ़ जैसी कई जगहों पर मंदिर विध्वंस का जिक्र है। हिंदुओं को काफिर कहा गया। लेकिन क्या उन्हें धिम्मी का दर्जा मिला, मतलब संरक्षित गैर मुस्लिम प्रजा? ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता स्रोतों से। गौरी ने 1175 में मुल्तान के इस्माइली शियाओं का भी दमन किया था, जिन्हें वो विधर्मी मानता था। तो फिर वही सवाल कि इतिहासकारों की राय क्या है इस पर? धार्मिक कट्टरता या राजनीतिक चाल? जी, जैसा हमने पहले भी बात की, इस मुद्दे पर इतिहासकारों में 2 मुख्य धाराएं हैं। एक धारा इसे सीधे सीधे धार्मिक कट्टरता और इस्लाम के प्रसार की भावना से जोड़ती है। दूसरी धारा, जिसमें रोमिला थापर और रिचर्ड ईतन जैसे इतिहासकार शामिल हैं, तर्क देती है कि ये काफी हद तक राजनीतिक कार्रवाई थी। राजनीतिक कैसे? मध्ययुगीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो राजा की शक्ति, प्रतिष्ठा और राज्य की समृद्धि के प्रतीक भी थे। उनमें अपार धन भी जमा होता था। इसलिए दुश्मन राजा के मुख्य मंदिर को तोड़ना उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला माना जाता था और अपनी जीत का ऐलान करने का एक तरीका था। अच्छा, सत्ता का प्रदर्शन। हाँ, ईटन ये भी कहते हैं कि फारसी स्रोतों में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते थे और शायद ये विनाश अंधाधुन न होकर चयनात्मक था, जो मुख्य रूप से शाही मंदिरों को निशाना बनाता था, न कि हर छोटे बड़े मंदिर को।
विजय अभियानों के दौरान हिंसा और अत्याचार की भी बातें सुनने को मिलती हैं। क्या नरसंहार और बड़े पैमाने पर गुलामी के भी उदाहरण हैं? हाँ, फारसी स्रोतों में इसका भी जिक्र मिलता है। हालांकि हमें उन विवरणों को थोड़ी सावधानी से देखना चाहिए क्योंकि उनमें अतिशोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहने की संभावना रहती है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कुछ उदाहरण हैं, जैसे तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद अजमेर में कब्जे के समय कथित तौर पर आम नागरिकों का कत्लेआम हुआ। फिर 1206 में जब पंजाब में खोखर जनजाति ने विद्रोह किया तो उसे बेरहमी से कुचलने के बाद आम नरसंहार और हजारों लोगों को गुलाम बनाने का आदेश दिया गया। खोखर विद्रोह। हाँ, कालिंजर की विजय 1203 के बाद 50,000 लोगों को गुलाम बनाने का दावा किया गया है। बिहार में बख्तियार खिलजी द्वारा उदंतपुरी और विक्रमशिला के विनाश में बौद्ध मक्षू के नरसंहार की भी बात कही जाती है। गुलाम बनाए गए लोगों को अक्सर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता था। तो क्या ये एक सोची समझी नरसंहार की नीति थी? ज्यादातर इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि ये शायद आधुनिक अर्थों में कोई सुनियोजित नरसंहार की नीति नहीं थी, बल्कि ये दुश्मन के प्रतिरोध को पूरी तरह कुचलने, भय पैदा करने और अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूती से स्थापित करने का एक क्रूर तरीका था। ब्राह्मणों और मंदिरों को शायद इसलिए ज्यादा निशाना बनाया गया क्योंकि वे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और प्रतिरोध के केंद्र बिंदु माने जाते थे। इतना शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक जिसने उत्तर भारत का नक्शा बदल दिया, उसका अंत कैसे हुआ? मोहम्मद गौरी का अंत भी काफी नाटकीय रहा। जैसा अभी जिक्र किया, 1205 में उसने पंजाब में खोखरों के बड़े विद्रोह को बहुत सख्ती से कुचला था। हाँ। इस अभियान के बाद जब वो गौज़नी वापस लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिंधु नदी के पास झेलम के नजदीक दामिक नाम की जगह पर शाम की नमाज पढ़ते समय कुछ हमलावरों ने अचानक हमला करके उसकी हत्या कर दी। नमाज पढ़ते समय हत्या? हमलावर कौन थे? इस पर भी शायद अलग अलग बातें हैं। हाँ, इस पर भी पूरी तरह सहमति नहीं है। सबसे आम राय यह है कि हमलावर खोखर विद्रोही थे जो अपने कबीले के दमन का बदला लेना चाहते थे। अच्छा, खोखर। कुछ अन्य स्रोत इसके लिए इस्माइली, शियाओं या पृथ्वीराज चौहान के पूर्व समर्थकों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये निश्चित नहीं है। और विडंबना ये कि इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाले मोहम्मद गोरी का अपना कोई बेटा नहीं था। जी हाँ, उसका कोई पुत्र नहीं था जो उसका वारिस बन सके। बिना बेटे के? तो फिर इतने बड़े साम्राज्य का क्या हुआ? उसकी मौत के बाद बिखर गया होगा ना? बिल्कुल वही हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में होता है। एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में साम्राज्य तेजी से बिखर गया। गोरी के सबसे ताकतवर गुलाम सेनापतियों ने अपने अपने नियंत्रण वाले इलाकों पर खुद को एक तरह से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कौन कहा? ताजुद्दीन जिल्दिज ने गजनी पर कब्जा कर लिया, नासरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान और सिंध पर, और भारत में दिल्ली और आसपास के जीते हुए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। ऐबक तो यहीं से सल्तनत की शुरुआत हुई। बिल्कुल। इसी के साथ 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की, जिसे हम इतिहास में गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत के लगभग 325 साल लंबे शासनकाल की औपचारिक शुरुआत होती है। और उधर मध्य एशिया में गौरी वंश का क्या हुआ? उनका प्रभाव भी जल्दी ख्वारिज़्म शाह और फिर मंगोलों के आक्रमणों के सामने खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर भारतीय इतिहास के नजरिए से मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाती है? उसका क्या महत्व है? मोहम्मद गौरी की विरासत बहुत गहरी और स्थायी है। सबसे बड़ी विरासत तो यही है कि उसने भारत में स्थायी तुर्की मुस्लिम शासन की नींव रखी। गजनवी आया, लूटा चला गया, गौरी आया और यहीं रह गया, मतलब उसने शासन स्थापित किया। हाँ, ये बड़ा फर्क है। इसी ने दिल्ली सल्तनत का रास्ता खोला। उसकी विजयों को अक्सर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। एक तरह से प्राचीन काल या राजपूत युग का अंत और मध्यकाल की वास्तविक शुरुआत। और सांस्कृतिक प्रभाव? हालांकि उसके अभियानों में विनाश और लूटपाट बड़े पैमाने पर हुई, ये सच है, लेकिन लंबे समय में उसके शासन ने एक नई मिलीजुली संस्कृति, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसके विकास की जमीन भी तैयार की। इसके निशान हमें बाद की वास्तुकला, भाषा, प्रशासन और समाज में देखने को मिलते हैं। तो गजनवी के मुकाबले उसकी सफलता का राज यही था कि वो शासन करना चाहता था। हाँ, उसका जोर सिर्फ लूट पर नहीं बल्कि जीते हुए इलाकों में शासन व्यवस्था कायम करने पर था। चलिए, तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए आज के मुख्य बिंदु क्या रहे जिन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर परीक्षा की तैयारी के लिहाज से? बिल्कुल, आइए मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि नोट करने में आसानी हो। पहला, गौरी वंश
मध्य अफगानिस्तान से उभरा, ताजिक मूल के थे, तुर्क नहीं। मोहम्मद गोरी का लक्ष्य भारत में स्थायी साम्राज्य बनाना था, गजनवी की तरह सिर्फ लूटना नहीं। ठीक है। दूसरा, शुरुआती अभियानों में 1178 में गुजरात कायादारा में हार मिली, इससे रणनीति बदली और पंजाब के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, लाहौर बेस बना। तीसरा, तराइन के युद्ध निर्णायक थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार, लेकिन 1192 में निर्णायक जीत, दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण। तराइन 2 बहुत महत्वपूर्ण। चौथा, 1194 में चंदावर में जयचंद की हार, इससे गंगा के मैदानों पर पकड़ मजबूत हुई। पांचवा, सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्व में बिहार और बंगाल जीते, लेकिन नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्रों को नष्ट किया। दुखद। छठा, प्रशासन के लिए गुलाम सेनापतियों, मामलों को पर निर्भरता और एकता प्रणाली की शुरुआत, जो सल्तनत काल का आधार बनी। एकता सिस्टम। सातवां, विजय अभियानों में मंदिर विध्वंस और हिंसा हुई, इसके पैमाने और कारणों, धार्मिक कट्टरता बनाम राजनीतिक आर्थिक, पर इतिहासकारों में बहस है। आठवां, 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या हुई। इसके बाद भारत में उसके सबसे बड़े सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। बहुत बढ़िया। ये सारे तथ्य और विश्लेषण निश्चित रूप से परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी MCQs और विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने दोनों के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। जी, उम्मीद यही है। तो ये थी मोहम्मद गौरी के दौर और भारत में सल्तनत की स्थापना की कहानी पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है कि ये जानकारी तैयारी में मददगार साबित होगी। हमने कोशिश की है कि तथ्यों के साथ साथ उनके पीछे के कारणों और प्रभावों को भी समझा जाए, ताकि एक गहरी और संतुलित समझ बन सके। और हाँ, अगर कोई संपूर्ण मध्यकालीन भारत या संपूर्ण भारतीय इतिहास को और भी विस्तार से समझना चाहता है, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख सकता है। वो निश्चित रूप से काफी उपयोगी साबित होगी। हाँ, उसमें हमने काफी विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको NCERT मंथन का ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस चर्चा को लाइक करना भी ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये जरूर सोचिएगा कि इतिहास में बड़े साम्राज्य और बड़े बदलाव अक्सर कितनी बड़ी उथल-पुथल और किस कीमत पर आते हैं। नमस्कार।